Hello students, this is the fourth part of chapter surface chemistry. इससे पहले वाले पार्ट में हमने 2-3 शायद न्यूमेरिकल कराए थे एनसीईआरटी के, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराए थे एनसीईआरटी टेक्स्ट के, तो उससे आगे के टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहले से थोड़ा रफ कर लें. इसमें आज जो है थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उसे कराते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, यानी कि केमिकल के रेट को बढ़ाया घटा दें, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं. ठीक है ना. तो डेफिनेशन लिख लें. दोज सब्सटेंसेस which alter the rate of the reaction, without itself being affected. Chemically and quantitatively. Are called catalyst. And this phenomena is called catalysis. यानी कि वो सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया घटा दें, विदाउट इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, अपने अंदर किसी तरह का कोई चेंज ना हो उस सब्सटेंस में, ना तो केमिकली और ना ही क्वांटिटेटिवली. उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कैटलाइसिस. ठीक है ना. तो अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो है डिस्कवरी कैटलिस्ट वाली की थी वो थी बर्जीलियस, और शायद ये 1835 के आसपास जो है ये डिस्कवरी हुई थी. ठीक है ना. तो उसके बाद में कैटलिस्ट के लिए आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे एवर प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ आप जैसे N2 प्लस H2 2NH3. तो पहले बैलेंस कर लें. ये आपके 3H2. ये हमारे पास में जो है एक रिएक्शन है जिसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका होता है आयरन. ठीक है ना. N2 प्लस 3H2. तो अगर आयरन न डालें तो अमोनिया गैस तो बनेगी, लेकिन क्वांटिटी में क्या होगी, कम होगी. लेकिन जब आप Fe डाल देते हो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है और अमोनिया जो गैस है वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती है. तो ये आपका जो एक एग्जाम्पल है. ठीक है ना. नोट करें जरा इसे. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक. मिटा दूं इसे. उसके बाद में कैटलिस्ट में दो चीजें और आती हैं जो आपके आते हैं प्रोमोटर्स. those substances which increase the reactivity which increase the reactivity of the catalyst.
आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। ठीक है ना। तो प्रोमोटर्स में जो अभी हमने रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2, ये आपको हो जाएगा 2NH3। तो यहाँ पे जो हमने Fe डाला था वो था इसका कैटलिस्ट, और इसमें अगर हम डाल दें मॉलिब्डेनम तो वो आपका हो जाएगा प्रमोटर, जो कि Fe के रेट की जो रिएक्टिविटी है उसे आप जो है बढ़ा देगा। ठीक है ना। एक और आते हैं कैटलिस्ट में प्रोमोटर्स के अलावा, एक होते हैं पॉइजन्स। पॉइजन सीधा सीधा है, अगर प्रोमोटर्स बढ़ा रहे हैं कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को तो पॉइजन्स कम करेंगे। तो दोज substances which decrease the reactivity of the catalyst are called poisons। ठीक है ना। तो वो सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं वो आपके पॉइजन्स बोले जाते हैं, जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं वो आपके जो है प्रोमोटर्स बोले जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इनका क्लासिफिकेशन। इसे देखें जरा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट on the basis of phase, फेज के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक आपके होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होते हैं आपके हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। और एक आपके होंगे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस है कि अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में हो तो वो आपको होमोजीनियस कैटलिस्ट आते हैं। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और आपका कैटलिस्ट। और अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक से फेज में है और कैटलिस्ट कोई डिफरेंट फेज में है तो उसे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहले होमोजीनियस डाल दें। इसमें लिखेंगे इफ कैटलिस्ट इज इन सेम फेज as reactant and product, if catalyst is in same phase as reactant or product are called इसे डालोगे if catalyst are in same phase, sorry सही है, is in same phase as reactant or product are called homogeneous catalyst। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास में है ऑक्सीजन गैस और ये कन्वर्ट हो रही है ओजोन में, ये भी गैस, और जो इसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं वो भी क्या है, गैस की फॉर्म में है। यानी कि रिएक्टेंट भी गैस की फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में है। ठीक है ना। और हमारे पास में जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी गैस की ही फॉर्म में है। तो ऐसे हमारे जितने भी कैटलिस्ट होंगे वो कैसे होंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। सेम आप हेटेरोजीनियस के लिए भी डाल सकते हो कि इफ कैटलिस्ट इज
not in same phase as reactant or product are called heterogeneous catalyst। ठीक है ना, इसका केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ हेटेरोजीनियस का। तो जो अभी हमने किया था वही है भाई, इसमें जो प्रोसेस में हम आयरन ले रहे हैं, ये गैस है, ये भी गैस है, 2NH3, ये भी गैस है, लेकिन आयरन कैसा है, ये हमारा जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो ये एक हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है और वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है ना, नोट करें इसे जरा। तो ये हमारे पास में एक होमोजीनियस का और एक हेटेरोजीनियस का जो है एग्जांपल हो गया, नोट करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, यानी कि वो कैटलिस्ट जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं है, उनकी एडजॉर्प्शन थ्योरी किस तरह से होती है। समझना, ये हमारे पास में एक कैटलिस्ट है जिसके ये रिएक्टिव साइड्स हैं और इस कैटलिस्ट के साथ में एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, मतलब हम बोलते हैं ना Fe+ ऐसे करके रिएक्टेंट डाले और एरो के ऊपर कैटलिस्ट डाला, इस तरह से ये दो रिएक्टेंट है। होता क्या है कि ये रिएक्टेंट सबसे पहले कैटलिस्ट की सरफेस की एक्टिव साइड से आके जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, यानी कि इकट्ठा होना। सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट्स का इकट्ठा होना ही होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, डेफिनेशन में भी आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद में जब एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन होके ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पर ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उसके बाद डिसॉर्प्शन, ये नया टर्म है डिसॉर्प्शन, मतलब उनका जो है टूट जाना। जैसे एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन इकट्ठे होते हैं, डिसॉर्प्शन पे उससे टूट जाते हैं। तो ये ए और बी कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देते हैं और खुद अपना एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ रिएक्टेंट ए और बी थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट। इस तरह से जो है मैकेनिज्म वर्क करता है, मतलब एक्टिव साइड ऑफ कैटलिस्ट पर रिएक्टेंट आगे जुड़ते हैं, उसके बाद में वो फिर आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद में वो उस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के अपना प्रोडक्ट अलग बना लेते हैं। फिर अगला मॉलिक्यूल आएगा, वो पहले कैटलिस्ट की सरफेस से जुड़ेगा, फिर आपस में बॉन्ड बनाएगा और फिर वो टूट जाएगा। इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है। तो इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो आपका आता है पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कंबाइन होना, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस पर जो है ये सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं। उसके बाद एडजॉर्प्शन एंड केमिकल रिएक्शन, आपस में एडजॉर्ब होते हैं, उनके साथ में खुद का भी बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद डिसॉर्प्शन, अलग हो जाते हैं उस कैटलिस्ट से। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, और उसके बाद में कोई दूसरा जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का वो आके फिर से यही प्रोसेस चालू कर देता है। तो ये नॉर्मली 4-5 स्टेप में ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है हेटेरोजीनियस एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है ना, इसे नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है वो है फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, यानी कि जो कैटलिस्ट हैं उनके क्या क्या कह सकते हैं कि गुण है ना, क्या फीचर्स हैं, जैसे कहते हैं टीवी में इसमें क्या फीचर्स हैं, इस तरह से ही कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, दे रखा है मतलब आपकी बुक में। सबसे पहले एक्टिविटी, ये तो सभी को पता है कि कैटलिस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, जनरली इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन, यानी कि जो भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपके स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन के ऊपर, टू अ लार्ज एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में।
इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, वही चीज है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये एबिलिटी है कैटलिस्ट की कि वो केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे। नॉर्मली यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमें पता है वाटर बनाते हैं, लेकिन ये वाटर की क्वांटिटी काफी कम होती है अगर हम इसमें प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट न ऐड करें। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट जो वाटर के प्रोडक्शन में बहुत ही मेन रोल यूज करता है कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। इसे बोलते हैं एक्टिविटी, यानी कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। उसके अलावा सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है सारे कैटलिस्ट मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस में आप केवल एक कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है ना। ये सेलेक्टिविटी यानी कि कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए सेलेक्टिव है कि उस रिएक्शन में वो कैटलिस्ट काम आएगा और उस रिएक्शन में वो कैटलिस्ट काम आएगा, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन में दो सेम कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन में दो डिफरेंट कैटलिस्ट दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर दे रखा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। जैसे कंपाउंड वही है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और जब हम इसे कॉपर के साथ मिलाया तो ये हमें दे रहा है एल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड देता है। और वही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हमने हाइड्रोजन मिलाया और आपके कैटलिस्ट बदल के क्या कर दिया, निकेल, तो निकेल क्या देगा, मीथेन और वाटर। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में कॉपर यूज कर रहे हो तो एल्डिहाइड दे रहा है, और उसी में अगर हम रिएक्टेंट बदल दें तो प्रोडक्ट भी हमारा कैटलिस्ट बदल दें तो प्रोडक्ट भी हमारा बदल जाता है। ये दो फीचर्स हैं कैटलिस्ट के, एक आपकी एक्टिविटी और दूसरी सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। एक आपके ये तो नॉर्मल है कि हम जो है कैटलिस्ट है वो जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, वो आपकी एक्टिविटी हो गई। दूसरा जो कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही काम करते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी जो सेलेक्टिविटी हो गई, ठीक है ना। नोट करें जरा से। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो कैटलिस्ट जो कि सेफ पर डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट की पर, ना कि उसके नेचर पर, ठीक है ना। तो जो सेफ पर डिपेंड करें वो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोले जाते हैं। तो दोज कैटलिक रिएक्शंस दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, यानी कि इस कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हूँ, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज एंड शेप पर जो डिपेंड हो, ना कि उनकी नेचर पे, स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप। सेफ सेलेक्टिव इज कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डालेंगे, आर कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस, यानी कि वो कैटालाइटिक रिएक्शन जिसमें जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की शेप पर रिएक्शन डिपेंड करे, ना कि किसी दूसरी चीज पर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जो है एल्यूमिना, ऑक्सीजन और सिलिका का जो है एक 3 डायमेंशनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का सा इस तरह का जो है एक कैटलिस्ट होता है। तो इसकी अगर शेप की बात करें, शेप ऑफ जियोलाइट की, तो इट हैज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर with Al, O और I, यानी एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिका, रिपीटेड 3D स्ट्रक्चर। इसमें इनके जो है हनीकॉम्ब जैसा एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो है स्ट्रक्चर आता है इसका। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है वो देखें। नॉर्मली इसका जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है, एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री जियोलाइट का नाम है ZSM5,
SM5 इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल में। यानी कि जो जियोलाइट का यूज है, और जियोलाइट का एक टाइप है ZSM5, वो जो है यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जो कि अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्फ सेलेक्टेड कैटलाइज और जियोलाइट के बारे में, उसके 3 डायमेंशनल शेप कैसी होती है, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा जियोलाइट यूज होता है। ये कई काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इतना आप कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आए। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।